नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित सुप्रसिद्ध बंगला रचना चौखेर वाली का हिंदी भावानुवाद। आह की किरकिरी, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज। तपती दोपहरी की हवा पत्तों में मरमराहट लाकर बहती रही। तालाब के बांध पर जामुन के डालों पर कोयल रह रहकर कूकती रही। विनोदिनी अपने बचपन के किस्से सुनाने लगी। माँ बाप की बात, छुटपन की सखी सहेलियों की चर्चा। अचानक उसके माथे का पल्ला खिसक पड़ा। विनोदिनी की आंखों में कौतुक का जो तीखा कटाक्ष देख पैनी निगाहों वाले बिहारी के मन में आज तक तरह तरह की शंकाएं उठती रही थीं। वह श्याम चमक जब एक शांत सजल रेखा से मंद पड़ गई तो बिहारी ने मानो और ही नारी को देखा। विनोदिनी लजीली सती की भांति एकांत भक्ति से पति की सेवा कर रही है। मंगलमयी माता के समान संतान को अपनी गोद में लिए हुए है। पहले यह छवि क्षण भर के लिए भी कवि बिहारी के मन में न आई। आज मानो जरा देर के लिए रंगमंच का पर्दा उठ गया और अंदर का एक मंगल दृश्य उसे दिखाई दिया। बिहारी ने सोचा, विनोदिनी बाहर से विलासिनी युवती तो है, पर उसके अंतर मन में पूजा निरत एक नारी तपस्या में लीन है। एक लंबी सांस छोड़कर बिहारी ने मन ही मन कहा, सही सही अपने को मनुष्य आप भी नहीं जानता, अंतर्यामी ही जानते हैं। परिस्थिति बस जो रूप बाहर बन जाता है, दुनिया उसी को सच समझती है। बिहारी ने बातों के सिलसिले को टूटने न दिया, प्रश्नों से उसे जगाए रहा। आज सुबह ही जगने का जुर्म से थके हुए महेंद्र की नींद 5 बजे खुली। आजीजी से बोला, अब चल देना चाहिए। विनोदिनी ने कहा, थोड़ी देर और रुके तो। सामान सहेजने में अंधेरा हो आया। नौकरों ने इतने में खबर की कि किराए की गाड़ी न जाने कहाँ गायब हो गई है। ढूंढे न मिली। गाड़ी बगीचे के बाहर खड़ी थी। 2 गोरे जबरदस्ती उसे लेकर स्टेशन चल दिए। दूसरी गाड़ी ठीक करने के लिए नौकर भेजा गया। उड़ा हुआ महेंद्र बार बार मन में कहने लगा, आज का दिन मुफ्त में बर्बाद हो गया। ऐसी नौबत आ गई कि अपनी अधीरता वो छिपा न सका। अंजोरिया का चांद धीरे धीरे झुरमुटों की ओर से खुले आकाश में आया। सुनसान अकंप बगीचा छां जोत से झिलमिला उठा। इस माया मंडित धरती पर आज विनोदिनी ने अपने को न जाने किस रूप में अनुभव किया। उसने जब तरुवीथिका में आशा को जकड़ लिया तो उसमें प्रणय की बनावट जरा भी न थी। आशा ने देखा विनोदिनी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। आशा ने पीड़ित होकर पूछा, भाई आग की किरकिरी, तुम रो क्यों रही हो? विनोदिनी बोली, कुछ नहीं बहन, सब ठीक है। आज का दिन मुझे बड़ा ही भला लगा। आशा ने पूछा, किस बात से इतना भला लगा? विनोदिनी बोली, मुझे लगता है मानो मैं मर गई हूँ, मानो परलोक में आई हूँ। यहाँ मानो मुझे मेरा सर्वस्व मिल सकता है। अचरज में पड़ी आशा यह सब कुछ ना समझ सकी। मौत की बात सुनकर दुखी होकर बोली, छी, ऐसा नहीं कहते बहन। गाड़ी मिली। बिहारी फिर कोच बॉक्स पर जा बैठा। विनोदिनी चुपचाप ही बाहर की तरफ देखती रही। चांदनी के धवल प्रकाश में अवाक पेड़ों की पंक्ति दौड़ते हुए घने छाया प्रवाह की तरह उसकी आंखों से होकर गुजरने लगी। आशा गाड़ी के एक कोने में बैठकर सो गई और महेंद्र सारी राह उदास बैठा रहा। पिकनिक के दिन जो बाकिया गुजरा, उसके बाद फिर महेंद्र के मन में विनोदिनी को अपनाने की चाहत बढ़ने लगी। लेकिन दूसरे ही दिन राजलक्ष्मी को फ्लू हो गया। बीमारी कुछ खास न थी, फिर भी उन्हें तकलीफ और कमजोरी काफी थी। विनोदिनी रात दिन उनकी सेवा में लगी रहती। महेंद्र विनोदिनी से बोला, माँ के सेवा जतन में यूं दिन रात एक करोगी तो तुम ही बीमार पड़ जाओगी। बिहारी ने कहा, आप नाहक परेशान है भैया, ये सेवा कर रही हैं, करने दो, दूसरा कोई ऐसी सेवा थोड़े ही करेगा। महेंद्र बार बार मरीज के कमरे में आने जाने लगा। एक आदमी का काम कुछ नहीं करता, लेकिन हर घड़ी पीछे लगा फिरता है। यह बात विनोदिनी को अच्छी न लगी। तंग आकर उसने 2-3 बार कहा, महेंद्र बाबू, यहाँ बैठे रहकर आप क्या कर रहे हैं? जाइए, नाहक क्यों कॉलेज से गैर हाजिर होते हैं? महेंद्र उसके पीछे लगा डोलता। इसका विनोदिनी को नाज था, खुशी थी, लेकिन फिर भी ऐसा क्या? बीमार माँ के बिस्तर के पास भी छुप बैठे रहना। उसका धीरज टूट जाता। घृणा होती। अपने ऊपर किसी काम की जिम्मेदारी रहने पर
वह और किसी बात का ख्याल नहीं करती। जब तक खिलाना पिलाना, रोगी की सेवा, घर के काम धंधे की जरूरत रहती, किसी ने उसे कभी ढीला ढाला नहीं देखा। और खुद भी काम काज के समय निकम्मापन पसंद नहीं करती। कभी कभी जरा देर माँ को हाल चाल पूछने के लिए बिहारी आ जाया करता। कमरे में कदम रखते ही वह समझ जाता कि काहे की जरूरत है, कहाँ कौन सी चीज की कमी है। उसकी आंखें तुरंत ताड़ जाती और लम्हे भर में सब कुछ ठीक करके वह कमरे से निकल जाता। विनोदनी समझ रही थी कि मेरी सेवा को बिहारी श्रद्धा की नज़र से देखता है, लिहाजा बिहारी के आने से उसे वह विशेष पुरस्कार मिलता था। महेंद्र नियम से कॉलेज जाने लगा। एक तो उसका मिजाज भी बड़ा कड़वा हो गया। उस पर यह कैसा परिवर्तन, समय पर खाना तैयार नहीं होता, साइज जाने कहाँ गायब रहता, मोजे का छेद धीरे धीरे बड़ा होता जाता। ऐसी गड़बड़ में उसे पहले जैसा आनंद नहीं आता। जब जिस चीज की जरूरत हो उसी क्षण उसे पा जाने से आराम कैसा होता है, इस बारे में वो कई दिन पहले ही सोच सकता था। अब उसकी कमी से आशा की जहालत में मजा खत्म हो गया। महेंद्र बोला, चुन्नी, मैंने बाहर तुमसे कहा था ना कि मेरे नहाने से पहले ही कुर्ते में बटन लगा कर रखना, अचकन पतलून ठीक करके रखना, मगर यह कभी नहीं होता। नहाकर बटन लगाने और कपड़े ढूंढने में ही मेरा घंटा भर निकल जाता है। शर्मसार होकर आशा ने कहा, मैंने नौकर से कह तो दिया था। नौकर से कह दिया था? खुद कर लेती तो कौन सा गुनाह हो जाता। कभी जो तुमसे कोई काम हो। आशा पर मानो गाज गिरी। ऐसी झिड़की उसे कभी नहीं सुननी पड़ी थी। उसकी जबान पर या मन से यह जवाब ना आया कि मेरी इस जहालत की तुम ही जिम्मेदार हो। उसे तो मालूम ही न था कि गृह कार्य की कुशलता अभ्यास के अनुभव से आती है। वो सोचा करती थी कि अपनी अयोग्यता और निर्बुद्धिमत्ता के कारण ही मैं कोई काम ठीक से नहीं कर पाती। जब जब महेंद्र ने विनोदनी की उपमा देकर आशा को धिक्कारा, उसने उसे विनम्रता से स्वीकार कर लिया। कभी कभी आशा बीमार सास के आसपास चक्कर काटती, कभी कभी शरमाई दरवाजे के पास खड़ी हो जाती। उसकी इच्छा होती कि अपने आप को वह गृहस्थी के उपयुक्त बनाए, कुछ काम करके दिखाए, परंतु कोई भी उससे काम नहीं लेना चाहता। वह जानती ही न थी कि कामों में पैठ कैसे हो, न जाने कैसी मनोवेदना उसके भीतर ही भीतर बढ़ रही थी। लेकिन अपनी अस्पष्ट व्यथा और अनजानी आशंका को वह साफ समझ नहीं पाती। वो खूब महसूस कर रही थी कि उसके चतुर्दुख का सब कुछ बर्बाद हो रहा है। यह सब कैसे बना, कैसे नष्ट हो रहा है और कैसे इसका प्रतिकार किया जा सकता है, वह नहीं जानती। रह रहकर यही कहने को जी चाहता कि मैं अयोग्य हूँ, मेरी मूर्ता की तुलना नहीं हो सकती। अब तक तो पति पत्नी दोनों घर के एक कोने में दुख के कभी बोल बतियाकर कभी यूं ही चुपचाप मजे में दिन बिताते रहे। मगर जब विनोदनी न होती तो आशा के साथ अकेले बैठकर महेंद्र बात ही न कर पाता। महेंद्र ने नौकर से पूछा, किसकी चिट्ठी है? बिहारी बाबू की। किसने दी थी? बहू जी ने। विनोदनी ने। देखूं जरा। महेंद्र ने चिट्ठी तो ले ली, जी में आया फाड़ कर उसे पढ़े, उलट पलट कर देखा, फिर नौकर की तरफ फेंक दिया। बरामदे में कुछ देर चलहंगी कदमी करके कमरे के अंदर आकर महन ने देखा, कमरे की दीवार पर टंगी एक तस्वीर की डोरी टूटने वाली है और इसकी वजह से तस्वीर टेढ़ी हो गई है। आशा को डांटते हुए महन ने कहा, तुम कुछ भी नहीं देखती, इस तरह सारी चीजें बर्बाद हो रही हैं। दमदम के फूलों का जो गुच्छा बनाकर विनोदिनी ने पीतल की फूलदानी में सजाया था, वह आज भी वहीं सूखा पड़ा है। महेंद्र कभी इन बातों पर गौर नहीं करता था। आज उसकी निगाह उस पर पड़ी, बोला, जब तक विनोदिनी आकर फेंक ना दे, क्या ये यहीं पड़ा रहेगा? उसने फूल समेत फूलदानी उठाकर बाहर फेंक दी। ठन ठन बजती हुई वह सीढ़ियों पर लुढ़कती हुई नीचे जा पड़ी। आशा मेरे मन के लायक क्यों नहीं रहती? क्यों वह मेरे मन मुताबिक काम नहीं करती? महेंद्र बाहर निकला, जाकर फूलदानी उठा लाया। कोने में एक मेज पड़ी थी, उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठकर उसी टेबल पर कोहनी टिकाए हाथों पर सिर रख के सो गया। अंधेरा होने पर कमरे में बत्ती आई तो महेंद्र की आंख खुली, लेकिन आशा ऊपर नहीं आई। महेंद्र छत पर जोर जोर से चहलकदमी करने लगा। रात के 9 बजे महेंद्र के सोने कमरे में आधी रात का सन्नाटा छा गया, लेकिन आशा फिर भी ना आई। महेंद्र ने बुलावा भेजा। सकुचाई सी आकर वो छत पर दरवाजे के पास छिटक गई। महेंद्र पास गया और उसे अपनी छाती से लगा लिया। पति के कलेजे से लगकर वो जोरों से रो पड़ी। अपने को जब्त न कर सकी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
कलेजे से लगाकर महेंद्र ने उसके बालों को चूमा। मौन आसमान के सितारे चुपचाप देखते रहे। रात को महेंद्र ने बिस्तर पर बैठकर बताया, कॉलेज में मेरी रात की ड्यूटी लगी है। कुछ दिनों के लिए मुझे कॉलेज के ही आसपास कहीं डेरा लेना पड़ेगा। आशा सोचने लगी, गुस्सा शायद नहीं गया, मुझ पर नाराज होकर तो नहीं जा रहे। आखिर निगुनी मैं पति वो घर से रुखसत करके ही रही। मेरा तो मर जाना ही अच्छा था। लेकिन महेंद्र के हाव भाव में गुस्से का कोई लक्षण न दिखाई दिया। बड़ी देर तक वो चुप रहा। आशा के मुखड़े को कलेजे से लगाकर उंगली से बालों को चीरते चीरते उसके जोड़े को ढीला कर दिया। पहले प्यार से महेंद्र इसी तरह आशा का जोड़ा खोल दिया करता था। आशा इस पर ऐतराज करती थी, मगर आज उसने चू भी न की। अचानक उसके कपाल पर आंसू की एक बूंद टपक पड़ी। महेंद्र ने उसका मुंह अपनी ओर फेर कर स्नेह से रुदे स्वर में पुकारा, चुन्नी। आशा ने महेंद्र की आंखों में देखा, लेकिन मौन रही। महेंद्र बोला, क्या नाराज हो? आशा ने ना में सिर हिला दिया। फिर महेंद्र की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखकर पूछा, मगर आप क्यों नाराज हैं? आशा को कोई जवाब न मिला, तो अपने कोमल हाथों से उसने कसकर महेंद्र को दबा लिया। महेंद्र ने कहा, मैं नाराज नहीं हूँ चुन्नी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। अपने फूल से सुकुमार हाथ से महेंद्र के होठों को दबाती हुई वो बोली, छी, ऐसा ना कहो, तुमने तो कोई कसूर नहीं किया। कसूर मेरा है। मुझे दासी के समान फटकारो, मुझे अपने पाँव में रहने लायक बना लो। महेंद्र को जिस दिन जाना था, सुबह उठते ही उसने आशा से कहा, चुन्नी मेरी रतन, तुम्हें मैं अपने हृदय में सबसे ऊपर रखूंगा। कोई तुमसे आगे नहीं जा सकेगा। कलेजे को खड़ा करके सब तरह का त्याग करने को तैयार होकर उसने पति से अपनी एक निहायत मामूली सी मांग की। बोली, मुझे रोज रोज चिट्ठी लिखना। महेंद्र ने पूछा, तुम भी लिखोगी? आशा ने कहा, मैं क्या लिखना जानती हूँ? उसके कान के पास के लटकों सकाते ही महेंद्र बोला, तुम अक्षय कुमार दत्ता से भी अच्छा लिख सकती हो, जिसे चारू पाठ कहते हैं। आशा ने कहा, मजाक रहने दो। हाँ। जाने से पहले आशा महेंद्र का सामान सहेजने लगी। मोटे मोटे गर्म कपड़ों की तह बनाना कठिन था, बक्स में सबका सामान और भी कठिन। दोनों ने मिलकर दबा डुबो कर जो एक बक्स में आ जाता, उसे दो बक्सों में रखा। फिर भी भूल से जो चीजें छूट गईं, उनकी कई गठरियां अलग से बन गईं। इससे आशा शर्म महसूस करती रही, तो भी आपस की छीना झपटी और हंसी हंसाकर एक दूसरे को दोषी ठहराने में आनंद के पिछले दिन लौट आए। यह तैयारी विदाई की है। जरा देर के लिए आशा ही अब भूल गई कि साइज कम से कम 10 बार जता गया। गाड़ी तैयार है, मगर कौन सुनता है। अंत में खिन्न होकर बोला, खोल दो घोड़ों को। सुबह से तीसरा पहर हो गया और अब सांझ होने को आई। तब कहीं एक दूसरे की सेहत का ख्याल रखने की ताकीद करके, नियम से चिट्ठी लिखने की का बार बार वादा करा के भारे हृदय लिए दोनों जुदा हुए। 2 दिन हुए, राज लक्ष्मी उठने बैठने लगी। शाम को बदन पर एक मोटी चादर लपेटे विनोदिनी के साथ ताश खेल रही थी। आज उसे कोई हरारत न थी। महेंद्र कमरे में आया। विनोदिनी की तरफ उसने बिल्कुल नहीं देखा। माँ से बोला, माँ, कॉलेज में मेरी रात की ड्यूटी लगी है। यहाँ से आते जाते नहीं बनता। कॉलेज के पास ही एक डेरा ले लिया है। आज से मैं वहीं रहूंगा। राजलक्ष्मी अंदर से रूठ कर बोली, जाओ, पढ़ाई में हर्ज होगा तो रह भी कैसे सकते हो। बीमारी तो उनकी जाती रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि महेंद्र जा रहा है, अपने को बीमार और कमजोर महसूस करने लगी। विनोदनी से कहा, जरा तकिया तो इधर खिसका दे बिटिया। वो तकिए का सहारा लेकर लेट गई, तो विनोदिनी धीरे धीरे उनके बदन पर हाथ फेरने लगी। महेंद्र ने उनके कपाल पर हाथ रखा, नब्ज देखी। माँ ने अपनी कलाई हटा ली। कहा, नब्ज से क्या खाक पता चलता है? तू फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ। यह कहकर उन्होंने बड़ी हल्के से करवट बदली। विनोदिनी से महेंद्र ने कुछ न कहा, राजलक्ष्मी को प्रणाम करके चला गया। विनोदिनी ने सोचा, आखिर माजरा क्या है? मान या गुस्सा या डर, पता नहीं क्या। मुझे यह दिखाना क्या चाहते कि वो मेरी परवाह नहीं करते। बाहर जाकर रहेंगे। अच्छा, यही देखना है। देखते हैं कितने दिन। लेकिन खुद उसके मन में भी बेचैनी होने लगी। वो रोज ही उस पर नया फंदा फेंका करती थी, तरह तरह के तीरों से बेधा करती थी। उस काम के चुप जाने से वो छटपटाने लगी। घर का नशा भी उतर गया। महेंद्र बिना आशा उसके लिए बिल्कुल स्वाद रहित थी। आशा को महेंद्र जितना प्यार करता था,
वह विनोदिनी के प्यार के भूखे हृदय को मथा करता था, जिस महेंद्र ने उसके जीवन की सार्थकता को चौपट कर दिया, जिसने उस जैसी नारी की उपेक्षा करके आशा जैसी मंदबुद्धि बालिका को अपनाया। उस महेंद्र को विनोदिनी चाहती है या उससे चिढ़ती है? इसे उसकी सजा देगी या अपने हृदय में एक आग लहकाएगी? वह आग ईर्ष्या की है या प्रेम की, या दोनों की मिलावट है, वो सोच ना पाती। वो मन ही मन तीखी हंसी हंसकर कहती, मुझ जैसी गत किसी भी स्त्री की नहीं हुई होगी। मैं यही नहीं समझ सकी कि मैं मारना चाहती हूँ कि मरना, लेकिन चाहे जिस वजह से भी हो, जलने के लिए या जलाने के लिए, महेंद्र को उसे नितांत आवश्यकता थी। गहरा निश्वास छोड़ती हुई विनोदिनी बोली, बच्चू जाएगा कहाँ, उसे आना पड़ेगा, वह मेरा है। घर की सफाई के बहाने शाम को आशा महेंद्र के कमरे में उसकी किताबें, उसकी तस्वीर आदि सामानों को छू छा रही थी। अपने आंचल से उन्हें झाड़ पोंछ रही थी। महेंद्र की चीजों को बार बार छूकर, कभी उठाकर, कभी रखकर अपने बिछोह की सांझ बिता रही थी। विनोदनी धीरे धीरे पास आकर खड़ी हो गई। आशा शर्मा गई। उसने चीजों को छूना तो छोड़ दिया और कुछ ऐसा जताया मानो वह कुछ खोज रही है। विनोदनी ने हंसकर पूछा, क्या हो रहा है बहन? होठों पर हल्की हंसी लाकर बोली, कुछ भी तो नहीं। विनोदिनी ने उसे गले लगाया, पूछा, वही आँख की किरकिरी, देवर जी इस तरह घर से क्यों चले गए? विनोदिनी के इस सवाल से यासा संकित हो उठी। कहा, तुम्हें तो मालूम है, जानती ही हो काम का कितना दबाव रहता है। दाहिने हाथ से उसकी ठुड्डी उठाकर मानो करुणा से गल गई हो, इस तरह सन्न होकर उसने आशा को देखा और लंबी सांस ली। आशा का दिल बैठ गया। वह अपने को अबोध और विनोदिनी को चालाक समझा करती थी। विनोदिनी के चेहरे का भाव देखकर उसके लिए सारा संसार अंधकार में हो गया। विनोदिनी से साफ साफ कुछ पूछने की उसकी हिम्मत न पड़ी। दीवार के पास एक सोफे पे बैठ गई। विनोदिनी भी बगल में बैठी, उसे अपने कलेजे में जकड़ लिया। सखी के इस आलिंगन से वह अपने आप को संभाल न सकी। दोनों के आंसू झरने लगे। दरवाजे पर अंधा भिखारी मंजीरा बजाता हुआ गा रहा था, तरने को अपने चरणों की तरनी दे मातारा। बिहारी महेंद्र की तलाश में आया था। दरवाजे पर से ही उसने देखा आशा रो रही है और विनोदिनी उसे अपनी छाती से लगाए उसके आंसू पोंछ रही है। देखकर बिहारी वहां से खिसक गया, बगल के अंधेरे कमरे में जाकर बैठ गया। दोनों हथेलियों से अपना सिर दबाकर सोचने लगा, आशा आखिर रो क्यों रही है? जो बेचारी स्वभाव से ही कोई कसूर करने में असमर्थ है, ऐसी नारी को भी जो रुलाए, उसे क्या कहा जाए? विनोदनी की उस तरह की सांत्वना, निस्वार्थ सखी प्रेम को देखकर वह अभिभूत हो गया। वह बड़ी देर तक अंधेरे में बैठे रहा। अंधे भिखारी का गाना जब बंद हो गया तो वह पैर पटककर खांसता हुआ महेंद्र के कमरे की तरफ बढ़ा। द्वार पर पहुंचा भी ना था कि आशा घूंघट काढ़ कर अंतःपुर की ओर भाग गई। अंदर पहुंचते ही विनोदिनी ने पूछा, अरे क्या आपकी तबीयत खराब है बिहारी बाबू? बिहारी ने कहा, नहीं तो। विनोदिनी ने कहा, फिर आंखें ऐसी लाल क्यों हैं? बिहारी ने इस बात का जवाब नहीं दिया। पूछा, विनोद भाभी महेंद्र कहाँ गया? विनोदिनी गंभीर होकर बोली, सुना है कॉलेज में काम ज्यादा है, इसलिए उन्होंने वहां कहीं पास में डेरा ले लिया है। अच्छा, अब मैं चलूं? अनमना बिहारी दरवाजे के सामने राह रोककर खड़ा हो गया। फिर चौंककर वो जल्दी से हट गया। शाम के वक्त बाहर से सुने कमरे में इस तरह विनोदिनी से बात करना लोगों को अच्छा न लगेगा। अचानक इसका ध्यान आया। उसके जाते जाते बिहारी इतना कह गया, विनोद भाभी आशा का ख्याल रखिएगा, सीधी है बेचारी, उसे किसी को न चोट पहुंचाने आता है, न चोट से अपने को बचाने आता है। अंधेरे में बिहारी विनोदिनी का चेहरा न देख पाया। उसमें ईर्ष्या के भाव जगाए थे। आज बिहारी पर नजर पड़ते ही वह समझ गई थी कि आशा के लिए उसका हृदय दुखी है। विनोदिनी आप कुछ नहीं, उसका जन्म आशा को सुरक्षित रखने के लिए, उसकी राहों के कांटे बीनने के लिए हुआ है क्या? श्रीमान महेंद्र बाबू आशा से विवाह करें, इसलिए किस्मत की मार से विनोदिनी को 12 साल के बर्बर बंदर के साथ वनवास लेना पड़ेगा। और श्रीमान बिहारी बाबू से आशा की आंखों में आंसू नहीं देखे जाते, तो विनोदिनी को अपना दामन उठाए सदा तैयार रहना पड़ेगा। वो महेंद्र और बिहारी को एक बार अपने पीछे की छाया के साथ धूल में पटक कर बताना चाहती है कि ये आशा कौन है और कौन है विनोदिनी, दोनों में कितना फर्क है।
दुर्भाग्य से विनोदनी अपनी प्रतिभा को किसी पुरुष हृदय के राज में विजयी बनाने का अवसर नहीं पा सकी। इसलिए उसने जलता शक्ति सैल उठाकर संहार मूर्ति धारण कर ली। बड़े ही मीठे स्वर में विनोदनी बिहारी से कहती गई, आप बेफिक्र रहें बिहारी बाबू, मेरी आँख की किरकिरी के लिए इतना चिंता करके आप नाहक अपने आप को कष्ट ना दें।